वेलकम टू नैन अल्टीमेट। तो हम लोग यहाँ पे आज कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ही मौर्य वंश का पतन होता है इसके बाद दो तरीके से शासन चलती है। गुप्त काल आते आते कोई भी अस्थाई शासन व्यवस्था नहीं था। एक तो देसी मतलब शासक होता है जिसमें कि शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश होता है, और विदेशी भी होता है जो जिसमें हिंद, यूनानी, पहलव, कुषाण, शक इत्यादि आते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको चर्चा करेंगे। हुआ कि मौर्य वंश का जो पतन हुआ था 185 ईसा पूर्व की बात है। 185 ईसा पूर्व की बात थी समय जब मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्रत की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करता है। उस समय से लेके और गुप्त काल तक कोई भी अस्थाई शासन व्यवस्था नहीं आता है इंडिया में। तो यहाँ पे देखने की बात है कि मौर्य वंश के पतन के बाद दो तरीके का शासक था और दोनों समानांतर था। एक तो विदेशी था जिसमें हिंद, यूनानी आते हैं, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को शुंग वंश बताया था क्षत्रिय शासक में। आज हम लोग यहाँ पे कर्ण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। कर्ण वंश के बाद फिर सातवाहन आते हैं, फिर चेदी आते हैं, ठीक है। तो कर्ण वंश की स्थापना कैसे हुआ ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कर्ण वंश जो है, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक उस समय देवभूति था, ध्यान रखने की जरूरत, जिसकी हत्या जो है वासुदेव करके कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। और ये जो जानकारी, इस तरह का ये जानकारी जो है हर्षचरित्र से प्राप्त होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर्षचरित्र के जो लेखक है वो बाणभट्ट के द्वारा किया गया। कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि हर्षचरित्र के लेखक का नाम क्या है, तो बाणभट्ट यहाँ पे होगा। तो कैसे हुआ? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था जिसकी हत्या वासुदेव करके कर्ण वंश की स्थापना करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कर्ण वंश की स्थापना किसने किया, तो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। कर्ण वंश की स्थापना किसने किया? तो वासुदेव, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वासुदेव भी शुंग वंश का जो शासक की तरफ, ये भी ब्राह्मणवादी था, ब्राह्मण था, और उन्होंने शुंग वंश की जो परंपरा था उसको जारी रखा। और शुंग वंश में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। इसका अंतिम शासक सुशर्मन था और इसकी हत्या सीमुक करके जो है आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो और ये भी ब्राह्मण वंश था, आंध्र सातवाहन वंश। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आंध्र सातवाहन पढ़ेंगे। एक बार मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मौर्य वंश का जैसे ही पतन होता है 185 ईसा पूर्व में, अंतिम शासक वृत्रत की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। तो शुंग वंश के बारे में हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा था। आज यहाँ पे कर्ण वंश है। तो कर्ण वंश की जो है स्थापना कौन करता है? सबसे पहले वासुदेव करता है। हुआ क्या? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कई बार कल भी बताया था मैंने, एग्जाम में ये भी आता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक क्या है। छोटे छोटे वंश है यहाँ पे, तो आप लोगों को याद, संस्थापक ही इससे आता है, छोटा मोटा चीज़ ही आता है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? कल बताया था मैंने, पुष्यमित्र शुंग था, याद रखने की जरूरत है। और अंतिम शासक देवभूति था जिसकी हत्या करके वासुदेव जो है वो कर्ण वंश की स्थापना करता है। और ये जानकारी बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित्र से प्राप्त होता है। और वासुदेव भी ब्राह्मण था, इस वंश का जो संस्थापक था कर्ण वंश का। और अंतिम शासक सुशर्मन होता है जिसकी हत्या सीमुक करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पे आपका कर्ण वंश भी कंप्लीट हुआ। कल हम लोग जो है सातवाहन वंश पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम बताना चाहेंगे आप लोगों को मैंने कैसे कैसे पढ़ाया, थोड़ा सा एक बार पिछला याद दिला दूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो पढ़ा था पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में 2-3 वीडियो, फिर वैदिक काल। और जब भारत में महाजनपदों का दौर चल रहा था, भारत में उस समय 16 महाजनपद थे, ठीक है। हम लोग महाजनपदों में कितने महाजनपद थे भारत में उस समय? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों की जो जानकारी है हमें बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से, जब जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र से मिला करती है। महाजनपद जो है जनपद का परिवर्तन, अगला रूप है महाजनपद। तो महाजनपदों में जो है 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया था यहाँ पे। और मगध का यदि प्रथम वंश की बात की जाए तो ऐसे तो पुराणों के अनुसार जो है जरासंध जो था मगध में एक चला रहा था, जरासंध जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का था बिंबिसार, ठीक है ना। जरासंध के पिता उसमें थे वृत्रत वगैरह, तो ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। फिर बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से शासन आरंभ किया। 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया था। 52 वर्षों तक शासन किया था मगध पे। उसके बाद फिर अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु की फिर बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु करता है। इसके बाद फिर उदयन आता है। उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र की स्थापना की, ठीक है। गंगा और सोन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये सब पिछला वीडियो में सब पढ़ा चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में चाहे तो जा करके देख सकते हैं, ठीक है।
फिर उद्यन के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, ठीक है, जिन्होंने राजधानी को परिवर्तन करके वैशाली ले आया। आप लोग देख लेना पिछला वीडियो में सब अच्छे से दिया हुआ है। फिर काला अशोक का था, उन्होंने फिर से राजधानी चेंज करके फिर से राजधानी चेंज किया, पाटलिपुत्र ले आया। इसके बाद नंद वंश आता है, जिसे महापद्म नंद कहा गया, इसे एकराट किया। और पहली बार कलिंग को मगध में मिलाने का काम महापद्म नंद ने ही किया था। और इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि अत्यधिक टैक्स लिया करता, जिसे जनता अत्यधिक मात्रा में क्रोधित रहती थी। इसका फायदा उठा के चाणक्य की सहायता चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश बढ़ाया। तो बाकी आप लोग ये पिछला थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद दिला दिया कि कैसे कैसे वंश वगैरह थे और कितने कितने वंश हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हर्यक वंश पढ़ा हम लोगों ने, जिसका संस्थापक कौन था, बिंबिसार। फिर शिशुनाग वंश पढ़ा, शिशुनाग संस्थापक था। नंद वंश में महापद्म नंद था, ठीक है। मौर्य वंश में कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद शुंग वंश में हम लोगों ने पढ़ा, शुंग वंश का कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। कण्व वंश आज पढ़ा, कण्व वंश के संस्थापक कौन था, वासुदेव था। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, सिमुक। तो इतने वंशों का आप लोगों को संस्थापक ये सब कुछ देख लेना, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है अच्छे से। बाकी बहुत जल्द आधुनिक भारत भी लाई जाएगी और मध्यकालीन की भी 3 वीडियो बनी हुई है, और भी वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा आप लोगों के बीच।